हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ग्राफ प्रोटोकॉल के बारे में और ये गजब का प्रोटोकॉल है। अभी तक क्या होता था कि जो कंपनीज आ रही थी और जो कंपनीज हैं अभी भी, वो ब्लॉकचेन को लेके इतनी ज़्यादा श्योर नहीं थी और वो अभी भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट नहीं कर रही थी। और वजह इसकी बहुत सारी हो सकती हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ये है कि ब्लॉकचेन में जो डेटा होता है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। आप उसको ईजिली फेच नहीं कर सकते, आप उसको ईजिली मैनेज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि यार चलो, मैंने डेटा आपको दिया, मैंने कहा इसका सम निकालो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा सम ऑफ 10 नंबर्स निकालो, और अगर वो नंबर जो हैं वो अलग अलग ब्लॉक पे स्टोर हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो नंबर है वो फर्स्ट ब्लॉक पे है, सेकंड नंबर है वो 10,000 ब्लॉक पे है, एंड थर्ड नंबर जो है वो 10,000 ब्लॉक मतलब 100,000 ब्लॉक पे है। तो क्योंकि जब भी आप ब्लॉकचेन में कोई डेटा स्टोर करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही ब्लॉक में होता है, वो रैंडमली किसी भी ब्लॉक में हो सकता है। तो आपको हर एक ब्लॉक को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और तभी आप सम ऑफ 10 नंबर्स निकाल पाओगे। तो आप खुद समझ सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड है, क्योंकि आपको हर एक ब्लॉक को ट्रैवर्स करना है। चलो, ट्रैवर्स भी कर लिया तो आप अच्छे से डेटा को मेंटेन भी नहीं कर पाते हो। बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्रोटोकॉल आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को ब्लॉकचेन की बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, उसको क्वेरी कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ क्यूएल आप उसको फेच कर सकते हो। अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो प्रैक्टिकल्स भी करेंगे जहाँ पे हम लोग खुद का सब ग्राफ क्रिएट करेंगे और सब ग्राफ के थ्रू किस तरह से डेटा फेच करके फ्रंट एंड पे लाया जा सकता है ये भी देखेंगे। तो ये बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है। इसको आप रिज्यूमे में भी डाल सकते हो कि यार मैंने ग्राफ पढ़ा है, क्योंकि ये आपके रिज्यूमे को बहुत ही निखार देगा। और ग्राफ इतना ज़्यादा इस समय पॉपुलर है कि इसको बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन इस समय यूज़ भी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिसैप हो गया, एव हो गया, और आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ग्राफ को यूज़ करेंगी, क्योंकि भैया आपको डेटा चाहिए एक मैनेजेबल फॉर्मेट में। आपको डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो इनएफिशिएंट होता है, राइट। तो यही आप देखने वाले हो आने वाले टाइम में, इसीलिए हम लोग द ग्राफ को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड हो। अगर नहीं भी हो तो यार तब भी कमेंट कर दिया करो, तो इससे थोड़ा यूट्यूब पे रीच मिल जाती है, हमारे जैसे ब्लॉकचेन चैनल को थोड़ी सी पुश मिल जाता है, जो अभी थोड़ा आजकल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप कर देते हो तो अगेन रीच मिलती है और एल्गोरिथम को, यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने में। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो द ग्राफ के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर में प्रॉब्लम है कहां पे, और ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या प्रॉब्लम है। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर में वेब 2 की दुनिया में क्या एडवांटेजेस है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं वेब 2 की दुनिया की, तो यहां पे हमारे पास ये तीन एंटिटीज होती हैं, जैसे कि हमारा ये क्लाइंट हो गया, हमारा ये सर्वर हो गया, और ये हमारा डेटाबेस हो गया। क्लाइंट जो कि हम होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, सर्वर जैसे कि कोई कंपनी है लाइक यूट्यूब, अमेजॉन, और उनके पास अपना खुद का एक डेटाबेस होता है। तो एज अ क्लाइंट जब भी हमें कोई डेटा चाहिए होता है तो हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं अपने सर्वर के पास और कहते हैं कि भैया सर्वर मुझे ये डेटा चाहिए, और सर्वर फिर हमें ये डेटा डेटाबेस से फेच करके दे देता है। डेफिनेटली सर्वर के और भी काम होते हैं, बट अभी मैं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और ये जो डेटा फेच का प्रोसेस है, डेटा रिक्वेस्टिंग का प्रोसेस है, रिस्पॉन्स का प्रोसेस है, ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप ही देखते हो कि आप आराम से अमेजॉन चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, और क्विकली तुरंत तुरंत आपको डेटा मिल जाता है, राइट। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेजॉन के या बात कर लो, यूट्यूब के बात कर लो, इन सब के अपने डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, मतलब ये उनका खुद का सर्वर होता है और आप उस पर ही डिपेंडेंट होते हो। तो अगर हम बात करें वेब 2 की दुनिया की, तो वेब 2 की दुनिया के यहाँ पे दो मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो डेटा रिट्रीवल का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे डेटा को फेच करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों ने कभी एसक्यूएल का यूज़ किया हो या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ किया हो, तो आपने देखा होगा कितनी सिंपल वहाँ पे क्वेरीज लिखनी होती हैं, और उन क्वेरीज के थ्रू आप आराम से डेटा फेच कर सकते हो अपने डेटाबेस से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को फेच करना है, तो आप सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कितना सिंपल तरीके से आपने डेटा को वहां से फेच कर लिया बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। तो पहली चीज़ तो ये फास्ट है ही, जो कि आप देख सकते हो। और सेकंड चीज़, यहाँ पे डेटा क्वेरी का जो प्रोसेस है, मतलब डेटा को फेच करने का एक तरह से आप कह सकते हो जो प्रोसेस है, वो भी बहुत ही सिंपल होता है।
तो जब आप बात करते हो अमेज़न, यूट्यूब या फ़ेसबुक इनमें से किसी भी कंपनी की, क्योंकि ये वेब 2 वर्ल्ड में है और क्योंकि इनके पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर है, हम बहुत ही आराम से डेटा को फ़ेच कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वहीं अगर हम बात करें वेब 3 की दुनिया की, अब समझ में आएगा कि वेब 3 की दुनिया में दिक्कत क्या है, समझिएगा। वेब 3 की दुनिया में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट तो होता है, जैसे कि वेब 2 की दुनिया में भी था, बट इंस्टेड ऑफ अ सर्वर हमारे पास होती है ब्लॉकचेन। तो जो भी डेटा को रिट्रीव का, रिस्पॉन्स का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारी ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। ब्लॉकचेन ही हमारे लिए एक तरह से सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ब्लॉकचेन ही हमारे लिए डेटा फेच कर रही है, तो सारा सारा काम ब्लॉकचेन पे ही डिपेंडेंट होता है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि ब्लॉकचेन किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इथेरियम की, बिटकॉइन की या किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन की, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पब्लिक हैं तो सीधी सी बात है ये डेडिकेटेड तो नहीं होंगी। मतलब कि जैसे हमारे लिए सर्वर डेडिकेटेड होता है, राइट, अमेजॉन की कंपनी का खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर है, यूट्यूब के लिए खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर है। तो अगर आप बात करो अगर इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो इथेरियम ब्लॉकचेन किसी की है तो नहीं, ये क्या है, पूरी पब्लिक की है और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, हम प्राइवेट ब्लॉकचेन की तो बात कर नहीं रहे। और क्योंकि ये एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन नहीं है और काफ़ी नई भी है, मतलब ब्लॉकचेन की दुनिया अगर आप देखो तो काफ़ी न्यू भी है, तो इसकी वजह से हम दो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसी वजह से मैं कहूँगा बहुत सारी कंपनीज अभी भी ब्लॉकचेन को यूज़ नहीं करती हैं। पहला रीज़न क्या है कि यार डेटा का रिट्रीवल प्रोसेस बहुत स्लो है। आप ही देख सकते हो, पहले ट्रांजैक्शन करो फिर रिट्रीव करो, उसमें बहुत ज़्यादा सर्चिंग टाइम, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। सेकंड चीज़, डेटा की क्वेरी भी बहुत ही मुश्किल है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ता है, फिर फेच करना पड़ता है या खुद की अपनी एपीआई क्रिएट करो, मतलब बहुत तरह का यहाँ पे ताम झाम है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ब्लॉकचेन को कहती हैं नो नो नो। डेफिनेटली हमारे पास ईथर स्कैन जैसा एक सॉल्यूशन है जो कि हमारे लिए बहुत सारा काम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ईथर स्कैन को ओपन करें, तो अगर हम ईथर स्कैन पे जाएं तो ईथर स्कैन के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। जैसे अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन को सर्च करना है मैं कर सकता हूँ, किसी ब्लॉक को सर्च करना है मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे किसी टोकन को सर्च करना है मैं वो भी कर सकता हूँ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे, आप इनकी एपीआई का यूज़ कर सकते हो। अगर आप जाओगे तो इनकी अपने एपीआई प्लान्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो और डेटा को फेच कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि जब हमारे पास ईथर स्कैन है तब हम ये ग्राफ के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईथर स्कैन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, बहुत सारी हमारे ट्रांजैक्शंस को, ब्लॉक को ये फेच करके में दे देता है, बट स्टिल ये बहुत ही लो लेवल पे वर्क करता है। जैसे मैं ट्रांजैक्शन को तो सर्च कर सकता हूँ, बट क्या मैं ये सर्च कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई जिसमें कि एक पोस्ट पे कौन से कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं और इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो क्या मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर फॉर एग्जांपल लाइक्स, तो क्या ये हमें बताएगा कि कौन कौन से लाइक्स वाली पोस्ट है? भाई ये कभी नहीं कर पाएगा ऐसा, राइट। अगर मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, जस्ट गो टू सोशल मीडिया एंड इनसाइड सोशल मीडिया जस्ट गो टू पोस्ट, जस्ट गो टू दिस 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 एंड समथिंग लाइक दिस, राइट। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, वो ईथर स्कैन आपको फेच करके नहीं दे सकता। आप उसमें ट्रांजैक्शन ढूंढ सकते हो, आप ब्लॉक नंबर ढूंढ सकते हो, हाँ आप ये कर सकते हो कि यार किसी ब्लॉक पे आप जाओ और फिर उसमें देख लो यार कि तुम्हारा क्या हाल चाल चल रहा है, ये सब तुम कर सकते हो, बट अगेन दिस इज अ वेरी लो लेवल प्रोसेस जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नहीं है, राइट। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, हम अपने डेटा को किस तरह से फास्ट रिट्रीव कर सकें फ्रॉम द ब्लॉकचेन, और सेकंड चीज किस तरह से अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकें, जैसे कि हमारे डेटाबेस में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा होता है, राइट, ताकि हम आराम से उसको क्वेरी करते हैं और आराम से हम उससे डेटा को फेच कर पाते हैं। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है, लाइक क्यों हमारी ब्लॉकचेन अभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाई है, तो रीज़न बहुत ही सिंपल है यार, क्योंकि जो वेब 2 है वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है वेब 3 से, राइट। मतलब वेब 2 आज की टाइम की चीज़ नहीं है, बहुत पहले की टाइम की चीज़ है, और वेब 3 अभी अभी आया है, तो डेफिनेटली अभी वेब 2 के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो वेब 3 के पास नहीं है। बट स्टिल एज आई सेड, आज हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हो दो तरीके के सॉल्यूशन है। पहला तरीका है सेंट्रलाइज तरीका, और ये इसमें जब हम बात करेंगे तो वो है डेटा स्टैक्स के बारे में, डेटा स्टैक्स एक कंपनी है। दूसरा तरीका है हमारा डिसेंट्रलाइज तरीका, और इसमें ही हम बात करेंगे द ग्राफ के बारे में। हम लोग दोनों तरीकों को समझेंगे और दोनों तरीकों को देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे इस सेंट्रलाइज तरीके के बारे में, क्योंकि इस सेंट्रलाइज तरीके को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें इंपॉर्टेंस समझ में आएगी हमारे द ग्राफ की। डेफिनेटली आप लोग देख के ही समझ रहे होगे कि यार ये डेटा स्टैक्स तो एक सेंट्रलाइज है, तो वैसे भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए कि आखिर में डेटा स्टैक्स वर्क कैसे कर रहा है, ताकि हमें द ग्राफ समझने में भी काफ़ी आसानी हो।
तो चलिए अब बात करते हैं डेटा स्टैक्स के बारे में। अगेन डेटा स्टैक्स एक कंपनी है, मैं फिर से कहूँगा, जो कि आपके पूरे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन में नहीं, बहुत तरह के डेटा कर रहा हूँ, मतलब डेटास के साथ वो डील करती है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, प्रॉब्लम यही थी कि हमारे पास हमारा कंप्यूटर था, हमारा क्लाइंट था, हमारे पास हमारे ब्लॉकचेन थी, और इन दोनों के बीच में जो डेटा रिट्रीविंग का प्रोसेस था वो काफ़ी स्लो था, क्वेरी भी नहीं थी हमारे पास। यही दो मेजर प्रॉब्लम्स हमारी थी, राइट। अब इसको डेटा स्टैक्स कैसे सॉल्व करता है? तो डेटा स्टैक्स कहता है, यार देखो क्लाइंट भाई, तुम डायरेक्टली ब्लॉकचेन से बात मत करो। ऐसा है कि मैं ब्लॉकचेन से बात करूंगा। तो आप देखोगे डेटा स्टैक्स के पास अपना खुद का एक डेटाबेस है। तो ये कहता है कि भाई देखो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ना ब्लॉकचेन से बात कर लूँगा, और जो भी डेटा तुम्हें चाहिए मैं वो पूरा का पूरा डेटा इस डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा। ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ कह रहा है यहाँ पे ये क्या। फिर जब तुमको हमसे ज़रूरत पड़े तो तुम आना और हम तुम्हें ये डेटा दे देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा बहुत ही सिंपल हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि डेटा स्टैक्स ने क्या किया, डेटा स्टैक्स में ब्लॉकचेन की दुनिया में जितना भी डेटा था, उस डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। तो अब ये एक तरह से जो डेटा पहले ब्लॉकचेन में स्टोर था, अलग अलग जगहों पे स्टोर था, वो एक जगह लाके रख दिया गया, और इस एक जगह से ला करके फिर हम आराम से डेटा को यहाँ से फेच कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक डेटाबेस है तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे आप सिंपल क्वेरीज का यूज़ कर सकते हो और आराम से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। और क्योंकि डेटाबेस में पहले से ही डेटा स्टोर है तो सीधी सी बात है, ये फास्टर प्रोसेस होगा। लाइक अगर आप ब्लॉकचेन पे जाते तो आपको एक एक ब्लॉक को मतलब सर्च करना पड़ता, ढूंढना पड़ता, बट अब क्योंकि ये डेटाबेस में एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है तो आप आराम से डेटा को फेच कर सकते हो। डेफिनेटली ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, डेटा स्टैक्स इसके पैसे लेता है, बट ये काफ़ी बेहतरीन तरीका हो सकता है उन कंपनियों के लिए जो कि चाहती हैं कि मेरा डेटा रिट्रीवल प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाए। तो अगर इसे हमें देखना है, सो लेट्स गो टू डेटा स्टैक्स। तो आप देख सकते हो इनके बारे में, अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा ब्लॉक रियल टाइम ब्लॉकचेन डेटा। ये रियल टाइम क्यों है? क्योंकि जितना भी डेटा, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखो ना, मैंने आपको जैसे दिखाया यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि इसने डेटा यहाँ से फेच किया, बट ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉकचेन में एक ही बार डेटा ऐड होता है और डेटा अपडेट नहीं होता है। तो डेटा लगातार ऐड होता रहता है, नए नए ब्लॉक्स लगातार क्रिएट होते रहते हैं। तो ये रियल टाइम सिंकिंग करता रहता है और डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता रहता है। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि अगर आप पहली बार करोगे, लेट्स से आप पूरी ब्लॉकचेन को यहाँ से यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो कम से कम 5-6 घंटा या 7 घंटा भी लग सकता है। आपके सिस्टम पे वो स्टोर नहीं होगा, आपके पास वो ऑप्शंस पूछेगा कि आपको कहाँ पे स्टोर करना है, आपको एज्योर पे यूज़ करना है, आपको गूगल का यूज़ करना है, कि आपको अमेजॉन वेब सर्विसेज का यूज़ करना है, कहाँ पे डेटा को स्टोर करना है। तो वहीं पे जाके डेटा को स्टोर करने लगेगा और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहली बार ये टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर सिंपल सिंकिंग होती रहेगी, जैसे जैसे ब्लॉक ऐड होंगे और आराम से आप डेटा को फिर वहाँ से रिट्रीव कर पाओगे। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है कि ये कौन से डेटाबेस का यूज़ करते हैं, कैसे आप उसको फेच कर सकते हो, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग है। बट अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो यू हैव टू गो टू द डेवलपर्स, एंड आई हैवंट सीन इट बिकॉज ये इसमें पैसे लगते हैं, तो मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया। बट या यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग क्रिएटिंग योर कंपनी, एंड दिस कैन बी अ गुड सोल्यूशन। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये एक सेंट्रलाइज एंटिटी है, और ब्लॉकचेन की दुनिया में सेंट्रलाइज एंटिटी पे भरोसा करना थोड़ा लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। डेफिनेटली डेटा स्टैक्स इज अ गुड कंपनी, बट स्टिल ट्रस्ट वाला इशू रहता है। तो इसीलिए हम किसकी बात करते हैं? इसीलिए हम बात करते हैं द ग्राफ की। ग्राफ एक डिसेंट्रलाइज वे है हमारे डेटा को फास्टर वे में रिट्रीव करने का, और डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने का, ताकि हम उसको ईजिली क्वेरी कर सके। अगर हमें किसी स्टूडेंट की डिटेल चाहिए हम ले सकते हैं, हमें अपने सोशल मीडिया पे कितने कमेंट्स आए हैं ये जानना है, हम कर सकते हैं। तो समझते हैं द ग्राफ क्या है। सो द ग्राफ इज एन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, अभी बात करेंगे इंडेक्सिंग के बारे में, एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क दैट enables developers to efficiently access and retrieve data from the blockchain. It aims to provide an infrastructure layer for Web3 application by organizing and making blockchain data easily accessible and searchable. तो एक सिंपल भाषा में अगर बात की जाए, ग्राफ एक इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है। इंडेक्सिंग का क्या मतलब हुआ? इंडेक्सिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि इंडेक्सिंग के थ्रू आप अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रख लेते हो, ताकि आप उसमें से आराम से डेटा को रिट्रीव कर सको। जैसे कि आपके डेटाबेस में एक टेबल बनती है, आपने देखा होगा, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो उसमें एक प्यारी सी टेबल बनती है, उस टेबल से आप आराम से डेटा को फेच कर पाते हो। तो एन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, मेथडोलॉजीज दैट डिफाइन how data is organized, stored and made searchable
फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल, मतलब कि डेटा को इतने बढ़िया तरीके से रखा जाएगा कि आप उसको ईजिली रिट्रीव कर पाओ। जैसे अभी तक क्या होता था कि हमारा अगर ये ब्लॉकचेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा ब्लॉकचेन है, अब हमारा डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, लेट्स से ये हमारा डेटा है। तो अगर हमें इस डेटा को लाइक से रिट्रीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं। डेफिनेटली यहाँ पे और बहुत तरह की आप डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके थोड़ा सा इजी बना सकते हो, बट स्टिल एक मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूंगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आप देखोगे कि यार हमें कितनी हॉप करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक पूरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ब्लॉकचेन जस्ट लाइक आपकी लिंक लिस्ट की तरह ही है जो कि एकदम ग्रो होती जाती है होती जाती है होती जाती है। तो सोच के देखो, जहाँ पे लाखों हज़ारों ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसा डेटा है जो कि एकदम लास्ट ब्लॉक में है, और अगर आपको उसको रिट्रीव करना पड़ गया तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर ग्राफ प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ करता है इंडेक्सिंग के क्राइटेरिया को। अब इंडेक्सिंग के क्राइटेरिया को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे हमारा गूगल है। तो अगर आप देखोगे गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल आप देखोगे एक टाइम में 0.37 सेकंड्स में, जस्ट इमेजिन 0.37 सेकंड्स में आप देख सकते हो गूगल ने कितने पेजेस को रिट्रीव कर लिया, राइट। अगर आप किसी और पर्टिकुलर सर्च इंजन पे जाते हो तो ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं हो पाता, बिकॉज गूगल ने ऐसी एल्गोरिथम क्रिएट करके रखी है जिससे कि आप तुरंत से डेटा को या फिर पेजेस को, वेब पेजेस को, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस को एक बार में गैदर कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक उसी तरह से हमारा जो ग्राफ है ना, वो भी एक तरह से आप कह सकते हो गूगल है हमारे ब्लॉकचेन के लिए। तो जिस तरह से गूगल इतने सारे वेब पेजेस को आराम से इंडेक्स कर पाता है, फिर आराम से उसमें से डेटा को रिट्रीव कर पाता है, द ग्राफ भी हमारे ब्लॉकचेन को इसी तरह से इंडेक्स कर पाता है, कह सकते हो। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और डेटा को रिट्रीव कर पाता है। तो द ग्राफ के प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का अभी भी समझना होगा। कुछ भी नहीं कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमें समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि आखिर में द ग्राफ कैसे वर्क करता है। तो इसके 3 बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आपका सब ग्राफ डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपको एज अ डेवलपर एक सब ग्राफ बनाना होता है, और उस सब ग्राफ के थ्रू आप डेटा को बहुत ईजी वे में रिट्रीव कर पाते हो ब्लॉकचेन से। तो एक तरह से ये भी कह सकते हो कि एक सब ग्राफ रिप्रेजेंट करता है सबसेट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक ब्लॉकचेन नेटवर्क। सबसेट का मतलब क्या है कि यार मान लो मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरी ब्लॉकचेन में ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारा डेटा है, राइट। ऐसा करके इसमें खूब सारा डेटा है। बट मैं क्या करूँगा, जो मुझे डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ चाहिए इसमें 4, 7, 9 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, मैंने इतने बड़े डेटा सेट से एक सबसेट बना लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अभी पहले अगर मुझे 4, 7, 9 को सर्च करना पड़ता तो मुझे पूरा यहाँ से लेके ट्रैवल करना पड़ता और ऐसे आगे तक जाना पड़ता। बट क्योंकि अब मेरे पास एक छोटा सा, एक प्यारा सा सबसेट बना हुआ है, तो अब मुझे सर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं सिंपली सबसेट में जाऊँगा और मैं देखूँगा अच्छा इसके बाद 7 आ गया, तो मेरा डेटा मुझे मिल गया। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसको बना के भी देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। सेकेंड कंपोनेंट होता है हमारा ग्राफ नोड। तो ग्राफ नोड को आप इस तरह से समझ सकते हो, जो कि हमें हेल्प करता है सब ग्राफ से बातचीत करने में। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, इसको हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तब ये चीज़ थोड़ी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, थर्ड चीज़ है हमारी क्वेरी लेयर। तो क्वेरी लेयर एक तरह से आप इस तरह से कह सकते हो कि सब ग्राफ को, मतलब जैसे मैंने आपको बताना, ये आपका सब डेटा है। अब इस सबसेट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें क्वेरी लैंग्वेज चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ग्राफ क्यूएल का। तो हो सकता है कुछ लोगों ने ग्राफ क्यूएल का नाम सुना हो। तो ग्राफ क्यूएल जैसे आपकी रेस्ट एपीआई होती है जिसके थ्रू आप सर्वर से डेटा फेच करते हो, ठीक उसी तरह से ग्राफ क्यूएल के थ्रू आप इस सब ग्राफ से डेटा को फेच करते हो। अभी हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे। सो डेवलपर्स इंटरैक्ट विद द ग्राफ्स क्वेरी लेयर टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द इंडेक्स्ड सब ग्राफ्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने सब ग्राफ से डेटा को फेच कर पाते हैं। दे कैन यूज GraphQL, a flexible query language, to express the data they need and receive response in structure format। तो जिस तरह से SQL अगर आपने कभी पढ़ी है तो उससे आप आराम से एक छोटे छोटे क्वेरीज लिख सकते हो और डेटा को फेच कर सकते हो। ठीक उसी तरह से GraphQL का भी यूज करके आप डेटा को फेच कर सकते हो अपने इस सबसेट से, अपने इस सब ग्राफ से। तो आइए सब ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अभी भी हो सकता है सब ग्राफ इतने अच्छे से समझ में ना आया हो, राइट। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये एक फॉर एग्जांपल आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें कि ये फंक्शन है जो कि ट्रांसफर कर रहा है ईथर टू दिस टू एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, मैसेज डॉट सेंडर के अकाउंट से टू के एड्रेस पे, राइट, ये जो टू वाला एड्रेस है इस पे ईथर सेंड हो जाएंगे। कितने ईथर सेंड होंगे, जितना भी मैसेज डॉट वैल्यू में वैल्यू होगी, राइट। ये सब चीज़ें तो सोल्टी के बेसिक्स हैं, आई होप आपको ये चीज़ें पता है। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, राइट,
तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे अपडेट होगा? वो हमारे ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। तो कुछ हो सकता है इस तरह से हमारी ब्लॉकचेन क्रिएट हो जाए। तो ये हमारे ब्लॉकचेन है, राइट? इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे ट्रांजैक्शन एक ही ब्लॉक पे होंगे, अलग-अलग ब्लॉक में हो सकते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा कि आपने अगर पहली बार इस फंक्शन में कॉल कराया तो हो सकता है इस ब्लॉक में हो, अगली बार जब कॉल कराया तो इस ब्लॉक में हो, अगली बार जब कॉल कराया तो इस ब्लॉक में हो, क्योंकि कोई फिक्स तो होता नहीं कि यार यहाँ पे ही होगा सारे ट्रांजैक्शन या फिर यहाँ पे होंगे सारे ट्रांजैक्शन, एक के बाद एक होंगे सारे ट्रांजैक्शन, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब कुछ टोटली रैंडम है। अब इसी केस में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल जानना है कि जो मैंने अभी थर्ड ट्रांजैक्शन किया है, राइट, अभी ये जो मैंने थर्ड ट्रांजैक्शन किया है, इस ट्रांजैक्शन को करने वाला कौन है, मतलब कि फ्रॉम का एड्रेस क्या है फॉर एग्जांपल, और टू का एड्रेस क्या है, और कितने अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है, मुझे अगर ये जानना है, ठीक है, जो कि ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें फ्रॉम का एड्रेस, टू का एड्रेस और अमाउंट कितना हुआ है ये मुझे जानना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, अगर मुझे नहीं पता है कि किस ब्लॉक में ये चीज़ हुई है तो मुझे शुरुआत से ही इधर 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 बार बार क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल करना पड़ेगा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, और फिर जाके मैं इस ट्रांजैक्शन पे पहुंचूंगा, राइट? अगेन दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट? और ब्लॉकचेन की दुनिया में जहाँ हज़ारों ब्लॉक्स होते हैं, ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहाँ पे तो आपकी स्क्रीन पे बहुत ही कम ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, बट इसमें तो हज़ारों लाखों ब्लॉक्स हो सकते हैं किसी ब्लॉकचेन में। तो अब इस चीज़ को करने का आसान तरीका क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी दिखाया था, मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मैं उसको अपने सब ग्राफ में ला के स्टोर करा लूँगा। मतलब कि ये जो डेटा है इतना सारा, मैं सारे डेटा को नहीं लूँगा, जो मेरे डेटा काम का होगा, मैं उसका एक सबसेट बनाऊँगा और उसको एक तरह से आप कह सकते हो एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करूँगा। देखो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एग्जैक्टली एक टेबल बनेगी, ऐसा कुछ होगा, ये मैं आपको इमेजिन करवाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो होगा क्या, मैं क्या करूँगा, ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए, ये ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन, मैं सबका जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि मुझे चाहिए था फ्रॉम, तो मैंने फ्रॉम निकाल लिया, टू निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, और इन सारी इंफॉर्मेशन को इस टेबुलर फॉर्मेट में कह सकते हो स्टोर करा लिया, ठीक है? और अब अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी ये जानने की, यार ये जो थर्ड वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि अभी हमारे केस में ये है, उसमें फ्रॉम कौन था मैं आराम से जान सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। उसमें टू कौन था मुझे आराम से यहाँ पे भी दिख जाएगा, और कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ ये मुझे और आराम से दिख जाएगा। अब इस टेबल को अगर आप देखोगे तो कितनी स्ट्रक्चर्ड टेबल है, कितनी बढ़िया टेबल है, और आराम से इसमें से डेटा को आप सिंपल ग्राफ क्यूएल की क्वेरी का यूज़ करके फेच कर सकते हो। ये चीज़ अगेन हम लोग अभी प्रैक्टिकली करेंगे भी। अब ये सारी चीज़ें जो हो पा रही है ना, यहाँ पे सब ग्राफ के ही थ्रू हो पा रही है, और यहीं पे द ग्राफ प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब इस टेबल का जो नाम होगा वो हो सकता है ट्रांसफर इवेंट हो, क्योंकि हम जो इवेंट एमिट कराते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सब ग्राफ क्रिएशन में। इसे आप कह सकते हो एक सब ग्राफ कह लो, इसे आप एक स्कीमा कह लो, अभी के लिए आप कुछ भी कह लो, मगर जो सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपने एक डेटा से सबसेट ऑफ डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में एक तरह से स्टोर करा दिया, ठीक है? अगेन दिस इज एन इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट आपको समझाने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और फिर आप आराम से जब भी डेटा चाहिए इस टेबल में देखो और डेटा को निकाल लो, हो गया काम। तो अगर सब ग्राफ को हम डिफाइन करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्राफ प्रोटोकॉल इन ब्लॉकचेन, अ सब ग्राफ refers to the subset of data from the blockchain that is organized and indexed for efficient querying and analysis। जो अभी हमने देखा, जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थे, हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया, एक बढ़िया जगह पे रखा, और उसको आराम से अब हम क्वेरी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फिर से इंडेक्सिंग की यहाँ पे बात करी ली, तो एक बार फिर से इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ मैनर दैट एनेबल्स फास्टर सर्चिंग एंड रिट्रीवल। जैसे कि अगर आप एक लीनियर लिंक लिस्ट की बात करते हो, तो उसमें अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, तो यार उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है किसी भी चीज़ को सर्च करने की? ओ ऑफ एन होती है, क्योंकि लिंक लिस्ट में डेटा कहीं एंड पे भी हो सकता है, तो ओ ऑफ एन होती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे इंडेक्सिंग में भी हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, ये हैश टेबल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बी ट्रीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डेटाबेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा है तो वहाँ पे बी ट्रीज, बी प्लस ट्री का यूज़ किया जाता है ताकि डेटा को बहुत जल्दी जल्दी फेच किया जा सके। तो सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है आपके ब्लॉकचेन को, डेटा को एक छोटी सी जगह पे ले आओ, मतलब एक सबसेट बना लो, और उसमें फिर बढ़िया इंडेक्सिंग का प्रोसेस यूज़ कर लो, मतलब कि बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, ताकि उस डेटा को आराम से आप रिट्रीव कर पाओ, जो कि आप वेब 2 में अभी तक कर पा रहे थे, वही सेम चीज़ आप वेब 3 में भी कर पाओ।
और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेटा बीइंग इंडेक्स्ड। तो ये चीज़ थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो जिन्होंने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे वो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। ओके, अब समझते हैं ग्राफ की वर्किंग को। आई नो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि आप कितनी थ्योरी और थोड़ा सा जल्दी से बताइए ना कि कैसे बनता है, थोड़ा सा वेट कर लो भाई, क्योंकि ये चीज़ भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ थ्योरी की, बिकॉज द ग्राफ इतना ईजी टॉपिक नहीं है, तो इसको पहले हमें थ्योरेटिकल समझना होगा, तभी हम इसको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ग्राफ की अगर वर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाई, तो ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो कि भाई सीधी सी बात है ब्लॉकचेन से डेटा रिट्रीव करना चाहती है। और सीधी सी बात है, हमने देख लिया कि अगर ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन से डायरेक्टली डेटा रिट्रीव करेगी तो इसके लिए इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज ब्लॉकचेन पे जो डेटा है वो बहुत ही अनऑर्डर में है, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन किसका यूज़ करेगी, ये यूज़ करेगी सब ग्राफ का। अब इस सब ग्राफ को बनाने वाली एंटिटी कौन होती है, इस सब ग्राफ को बनाता कौन है, इस सब ग्राफ को डेवलपर्स बनाते हैं। तो मैं, आप, कोई भी इस सब ग्राफ को बना सकता है। अभी हम लोग खुद का अपना सब ग्राफ बनाएंगे भी इस ट्यूटोरियल में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप खुद का अपना सब ग्राफ कैसे बना सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिस्वैप है, जैसे कि मैं यहाँ पे thegraph.com की वेबसाइट पे हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे सब ग्राफ आपके बने हुए हैं। आप इनको आराम से एक्सेस कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। और इनको किसने बनाया है, इनको बनाने वाले हैं हमारे डेवलपर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनिस्वैप का भी आपको सब ग्राफ दिख जाएगा। सो यूनिस्वैप डालिए, सो आपको जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये रहा आपका यूनिस्वैप। तो आप देख सकते हो यूनिस्वैप के कितने सारे सब ग्राफ हैं। अब ये सब ग्राफ क्या सोच के बनाए गए हैं, ये सब ग्राफ यही सोच के बनाए गए हैं कि भाई देखो, हो सकता है ये जो यूनिस्वैप का सब ग्राफ हो, ये कुछ ऐसा डेटा दे रहा हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार यूनिस्वैप में कौन कौन से स्वैपिंग हो रही है, मुझे उसका डेटा चाहिए। और हो सकता है कि वो ये सब ग्राफ प्रोवाइड करा रहा हो बट ये वाला सब ग्राफ नहीं प्रोवाइड करा रहा हो। तो उस केस में सीधी सी बात है, फिर आप इस सब ग्राफ को यूज़ करोगे, ना कि इस सब ग्राफ को यूज़ करोगे। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आपको इस सब ग्राफ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मिल रही हो जो कि इस सब ग्राफ में ना मिल रही हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि यूनिस्वैप के ही कितने सारे सब ग्राफ बने हुए हैं और ये कौन बना रहा है, ये आपके डेवलपर्स बना रहे हैं। ओके, अब डेवलपर ने सब ग्राफ तो बना दिया, पर ये सब ग्राफ अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए ही हमारे पास होते हैं क्यूरेटर। तो क्यूरेटर क्या होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ये चेक करते हैं कि ये जो सब ग्राफ बना है ये कितना अच्छा है। अब इसमें क्यूरेटर का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज एंटिटी तो है नहीं जो कि क्यूरेटर को कुछ पैसा सा देगी इस चीज़ को करने का। तो क्यूरेटर का यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि क्यूरेटर बेसिकली सब ग्राफ के जो शेयर्स होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो सब ग्राफ है ना, एक तरह से आप इसे एक कंपनी की तरह समझो। तो क्यूरेटर क्या करते हैं, इस जब भी कोई डेवलपर कोई सब ग्राफ बनाता है तो ये क्यूरेटर उस सब ग्राफ को पूरी तरह से टेक्निकली चेक करते हैं कि यार सब सही है कि नहीं, किस तरह का डेटा ये फेच करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, और उसके बेसिस पे फिर ये क्या करता है, सब ग्राफ के शेयर्स को खरीदता है। तो इनिशियली मान लो अगर सब ग्राफ के शेयर की कॉस्ट है $10 फॉर एग्जांपल, और कल को ये सब ग्राफ बहुत हिट हो जाता है, तो उस केस में इस सब ग्राफ के शेयर की कॉस्ट चली जा सकती है $100 तक, राइट। तो जैसा कंपनी में होता है ना, कंपनी में किसी पर्टिकुलर शेयर की कॉस्ट होती है ₹1 फॉर एग्जांपल। अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है तो उसकी शेयर की कॉस्ट हो जाती है ₹100, तो उसमें क्या हुआ, ₹99 का प्रॉफिट हो गया। ठीक उसी तरह से क्यूरेटर को भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है अगर ये सब ग्राफ बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो गया। बढ़िया तरीके से कैसे यूटिलाइज होगा, अगर ये एप्लीकेशन, इसी तरह की और भी एप्लीकेशन होंगी, हो सकता है उनको भी ये सब ग्राफ अच्छा लगे, तो इस बेसिस पे वो सब ग्राफ को यूज़ करना शुरू कर देंगी। अब जब वो सब ग्राफ को यूज़ करना शुरू करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि और भी क्यूरेटर्स आने लगेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है क्यूरेटर कोई एक होता है, क्यूरेटर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो भी आएंगे सब ग्राफ पे शेयर्स को खरीदने लगेंगे, और इस तरह से क्या होगा, एक पूरा सब ग्राफ की पूरी तरह से अच्छे से चेकिंग हो जाएगी कि ये सब ग्राफ सही से बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, तो इस तरह से क्यूरेटर का काम होता है। अब इस सब ग्राफ को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये एप्लीकेशन इस सब ग्राफ को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। करने के लिए इसको फिर यही करना पड़ेगा कि इसको फिर एक ग्राफ नोड खरीदनी पड़ेगी, मतलब पूरे ग्राफ नोड को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं ताकि आप इस सब ग्राफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सको। तो इसी के लिए यहाँ पे होते हैं हमारे इंडेक्सर। तो इंडेक्सर क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन की हेल्प करते हैं इस सब ग्राफ से डेटा को रिट्रीव करने में। अब ये इंडेक्सर का काम क्या है, इंडेक्सर का काम बहुत ही सिंपल सा है, वो जो सब ग्राफ का डेटा है उसको बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास पहुंचा के देने का काम इंडेक्सर का होता है। अब इसमें इंडेक्सर का क्या फ़ायदा है, अगेन क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, तो इसमें अगेन इंडेक्सर का फ़ायदा यहाँ पे ये होता है
कि इसको पर क्वेरी के लिए पैसे मिलते हैं, कि आप कितनी क्वेरी करोगे उसके बेसिस पे इसको पैसे मिलते हैं। और इंडेक्सर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि इंडेक्सर कोई आप नहीं बन सकते या मैं नहीं बन सकता, कोई भी बन सकता है, बिकॉज इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, और वो है कि आपको एज अ इंडेक्सर स्टेक करना पड़ता है। जैसे आपने इथेरियम में सुना होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में लोग ईथर स्टेक करते हैं वहाँ के वैलिडेटर बनने के लिए, ठीक उसी तरह से इंडेक्सर में भी आपको क्या करना पड़ता है, स्टेक करने पड़ते हैं एटलीस्ट 100,000 ग्राफ टोकन्स। जब आप एटलीस्ट 100,000 ग्राफ टोकन्स इन्वेस्ट करते हो तो आप एक इंडेक्सर बन जाते हो। और आप जितना ज़्यादा एज एन इंडेक्सर इन्वेस्ट करते हो, राइट, उतना ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो। मतलब आपने एक पर्टिकुलर सब ग्राफ को अगर सेलेक्ट किया है, राइट, तो आपने एक रिस्क लिया, राइट। अगर कल कोई सब ग्राफ नहीं चलता है तो सीधी सी बात है, आपके लिए अच्छी चीज़ ये नहीं है, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपने इस सब ग्राफ के साथ कुछ छेड़छाड़ी की या फिर कुछ गड़बड़ किया तो एज अ इंडेक्सर आपके जो भी स्टेक्ड ईथर है, नॉट ईथर एक्चुअली, ग्राफ टोकन्स है, उसको भी हम ले लेंगे, राइट। मतलब जो आपका ग्राफ प्रोटोकॉल है वो उसको ले लेगा। तो इसीलिए इंडेक्सर को यहाँ पे टोकन्स को स्टेक करना पड़ता है, और फिर डेटा जो भी सब ग्राफ में है उसको लाके हमारे इस क्लाइंट को देना पड़ता है। अब इंडेक्सर किस सब ग्राफ को चूज करेगा, क्योंकि आपने देखा स्क्रीन पे कितने सारे सब ग्राफ थे, वो डिपेंड करता है कि क्यूरेटर ने किसको ज़्यादा अच्छा बताया। क्योंकि क्यूरेटर क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है, एक तरह से कह सकते हो एक एनालिसिस जनरेट करता है कि ये वाला सब ग्राफ ज़्यादा अच्छा है, वो वाला अच्छा नहीं है। उसी बेसिस पे इंडेक्सर सब ग्राफ को सिलेक्ट करता है, और उसके बाद सारा प्रोसेस ये वाला शुरू हो जाता है। अब इसमें एक और एंटिटी आती है, और उस एंटिटी का नाम होता है डेलीगेटर। डेलीगेटर का काम क्या है, डेलीगेटर इंडेक्सर को पैसे देता है। यार इंडेक्सर, क्योंकि जैसे कि अगर आप जितना ज़्यादा स्टेकिंग कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल, उतना ज़्यादा आप क्रेडिबल इंडेक्सर हो, और सीधी सी बात है हर इंसान के पास इतना पैसा तो होता नहीं है। तो एक तरह से डेलीगेटर को आप इन्वेस्टर की तरह समझ सकते हो, जहाँ से इंडेक्सर डेलीगेटर से कुछ पैसे उधार लेता है और अपना पूरा एक सिस्टम क्रिएट करता है। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको नोड सेटअप करनी पड़ती है, हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है, बैकअप के लिए हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है। तो इसीलिए वो डेलीगेटर से थोड़ा पैसा लेता है कि भाई मुझे थोड़ा पैसा दो, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा और आपको बढ़िया प्रॉफिट ला के दूंगा। जैसे कि कंपनी में होता है, तो अगर इंडेक्सर कल को प्रॉफिट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी अगर इस इंडेक्सर के थ्रू होती हैं, तो वो उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे डेलीगेटर को देता है। और इस तरह से ये पूरा ग्राफ का वर्किंग होती है, और इस तरह से ये पूरा एक डिसेंट्रलाइज मेथड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं किसी पर्टिकुलर सब ग्राफ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्सर्स की पूरी लिस्ट है। तो इतने लोगों ने इंडेक्सर के लिए अलॉट किया है। आप भी इंडेक्सर बन सकते हो अगर आप चाहते हो, इनके डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ के जा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये क्यूरेटर्स हैं। तो ये क्यूरेटर्स अगर आप देखोगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिग्नल दिया है कि ये कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। और उसी के बेसिस पे इंडेक्सर फिर क्या करते हैं, ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा लोग अगेन ग्राफ को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर इंडेक्सर को फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा इंडेक्सर को फ़ायदा होगा उतना ज़्यादा डेलीगेटर को फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा सब ग्राफ को यूज़ किया जाएगा उतना ज़्यादा और क्यूरेटर्स के साथ जुड़ेंगे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज़ होगा। सीधी सी बात है, उसमें क्यूरेटर्स का भी फ़ायदा होगा। आई नो थोड़ा सा ये हो सकता है आपको लगे कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार रिमाइंड करिएगा मुझे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एज अ नोट्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं। एन इंडेक्सर इज अ पार्टिसिपेंट इन द ग्राफ नेटवर्क who retrieves and indexes data from the various blockchains, making it easily searchable and accessible through the graph query language। एक्चुअली लैंग्वेज भूलना था, लैंग्वेज हो गया, बट दिखाता हूँ मैं ये ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज का क्या चक्कर है। तो जैसे मैंने यूनिस्वैप ओपन किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे प्लेग्राउंड पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि मैं यूनिस्वैप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे डेटा को फेच कर पाऊंगा। जैसे अभी इसी केस में आप देखो, ये है एक तरह से ये हमारी ग्राफ क्यूएल है। ओके, दिस इज द ग्राफ क्यूएल जिसके थ्रू हम लोग अपने यूनिस्वैप से इंटरेक्ट करेंगे। और आप देखोगे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, राइट, एक तरह से आप कह सकते हो ये हमारी टेबल है। मान लो ये टेबल है, इस टेबल में ये सारे डिफरेंट कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, सिंबल, डेसिमल। उसी तरह से ये रिवॉर्ड टोकन्स हैं, आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। और अगर आप इसको सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जो भी टोकन्स, फर्स्ट 5 टोकन्स होंगे, उनकी आईडी, उनका नेम, उनका सिंबल, उनका डेसिमल, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो ये चीज़ें सब ग्राफ के थ्रू हो पा रही हैं। अगर मैं किसी चीज़ को हटाना चाहूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, फिर से मैं इसे सर्च करूँगा तो ओके, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड था ही नहीं, तो इसलिए इसने मुझे शो नहीं किया। अब इसी तरह से और भी चीज़ों को चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा तो आप देखोगे ये जो मैंने क्लिक किया ना, इसके बाद आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेरीज आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं टोकन्स के बारे में नहीं, मैं स्वैप्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितने स्वैप्स हुए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्वैप्स को। और स्वैप में ओके, टोकन्स हटानी है, लेस इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्वैप पे आ गया हूँ। वे स्वैप 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 या तो स्वैप में जैसे कि मुझे जानना है कि यार फॉर एग्जांपल ब्लॉक नंबर, किस ब्लॉक नंबर पे स्वैप हुआ था, किसने ये स्वैप किया था, और लेट्स से हैश क्या था, ट्रांजैक्शन हैश क्या था, टाइम स्टैम्प क्या था। तो इस तरह की देखो कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। आई थिंक ये टोकन्स गड़बड़ कर रहा है क्या कुछ, ओके आई थिंक अब चला गया है। अब अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो आप देखोगे इसने मुझे स्वैप्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ब्लॉक नंबर, उसके बाद फ्रॉम का एड्रेस, हैश क्या है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं कि ये सब यहाँ पे ही अवेलेबल है, ये सब कुछ आपकी ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल है क्योंकि ये ब्लॉकचेन से ही डेटा को रिट्रीव कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक प्रोग्रेस करके एक बार आ रहा है। तो ये प्रोग्रेस बार यही दिखा रहा है कि यार कितनी डेटा को यहाँ तक अभी तक रिट्रीव कर लिया गया है। जैसे अगर आप देखोगे इस समय दिखा रहा है 100% प्रोग्रेस है, मतलब कि अभी तक जो भी यूनिस्वैप में हुआ होगा उसने उसको पूरी तरीके से फेच करके अपने पास रखा हुआ है। अब जैसे जैसे यूनिस्वैप में कल को और ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे तो ये प्रोग्रेस आप देखोगे कभी 98% हो जाएगी, कभी 97% हो जाएगी, और अप टू कुछ टाइम बाद ये वापस से 100% हो जाएगी। तो ये कैसे प्रोग्रेस बार है जो कि ये बताता है कि यार अभी उसने कितनी सिंकिंग कर ली है ब्लॉकचेन के साथ। जब ये पूरी तरह से 100% हो जाएगा तो आपको एकदम रियल टाइम सही डेटा, मतलब सही तो वैसे भी दिखेगा, मतलब जो 97% वाला डेटा है तो सीधी सी बात आपको 98%, 99%, 100% वाला डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ 97% तक का ही डेटा दिखेगा। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। ये चीज़ भी हम लोग करेंगे, बनाएंगे तो इससे और आपको समझ में आऊँगा, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ओके। और यहाँ पे आपके डेलीगेटर्स हैं, मैंने बता ही दिया है ये क्या होते हैं। फिर आपके क्यूरेटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, एवैल्यूएट करने के लिए, सिग्नल करने के लिए कि भैया कौन सा सब ग्राफ ज़्यादा अच्छा है। फिर आपके डेवलपर्स होते हैं जो कि आप या मैं, और आप क्यूरेटर भी बन सकते हो, बिकॉज क्यूरेटर भी एक टेक्निकल ही रोल है, बिकॉज ये पूरा देखता है कि सब ग्राफ कैसा है, अच्छा है, इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ये क्यूरेटर देखता है। तो आप ये भी बन सकते हो और डेवलपर भी बन सकते हो, बट हाँ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा हो सकता है डेवलपर की तरह हो क्योंकि आप पूरा एक सब ग्राफ खुद से बनाओ। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम लोग द ग्राफ का यूज़ करके डेटा को, जो कि अभी तक हमारे सब ग्राफ पे है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं और अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक सब ग्राफ को एक्सेस करते हैं और उसको अपने फ्रंट पिन पे जो भी वो डेटा देता है उसको डिस्प्ले कराते हैं। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे रिएक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे वाईटी का यूज़ करने वाला हूँ, और मैंने पहले बताया हुआ है वैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप अब इतना यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं वाईटी का यूज़ कर रहा हूँ। बट वाईटी अगेन एट द एंड ऑफ द डे रिएक्ट जेएस में ही, मतलब आपको रिएक्ट जेएस का ऑप्शन देगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट नेम दे दिया है क्लाइंट, और मैं यहाँ पे करूँगा इंटर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रिएक्ट को। देख सकते हो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमें रिएक्ट को सिलेक्ट करना है, और इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को फिलहाल, और फिर मैं करूँगा cd client, ओके, एंड देन आई विल डू npm इंस्टॉल। जो भी हमें कमांड्स यहाँ पे दिए हैं मैं बस उसी को यहाँ पे रन कर रहा हूँ। सो npm इंस्टॉल, तो एक बार npm इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे npm run dev, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। उसके रेडी होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो चीज़ों को इंस्टॉल और करना है। पहली चीज़ है GraphQL और दूसरी चीज़ है URQL। ठीक है, तो ओके ये चीज़ हो गई है, इसे मैं करता हूँ क्लियर, और यहाँ पे मैं करता हूँ npm इंस्टॉल GraphQL, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ URQL, और यहाँ पे मैं वर्जन यूज़ करूँगा 3.0.3 फ़िलहाल। ठीक है, तो इसी को आप भी यूज़ करिएगा इस पर्टिकुलर डेमो के लिए। ओके, सो बेसिकली अभी URQL का 4th वर्जन आ चुका है, बट अभी जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ पे मैं 3rd वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड नाउ मैं जाता हूँ क्लाइंट के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर, app.jsx के अंदर, और इसमें से ये सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूज़ इफेक्ट, एंड ओके ये सारी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। तो एकदम क्लियर कर दिया है मैंने इसे, और इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो अब ये काफ़ी क्लियर और साफ़ सुथरा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें आना होगा द ग्राफ पे, और जब आप द ग्राफ पे आएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपको ग्राफ एक्सप्लोरर पे जाना है। ओके, तो जैसे ही आप ग्राफ एक्सप्लोरर पे जाओगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे सब ग्राफ के, और यहाँ पे लेट्स से मैं यूनिस्वैप ही यूज़ करना चाहता हूँ बिकॉज हम लोगों ने यूनिस्वैप के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। सो लेट्स से मैं यूनिस्वैप चूज़ करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, ये मतलब इस यूनिस्वैप के सब ग्राफ को जो सिग्नल मिला है वो 14.3 के GRT का है, इसमें 80.6 के GRT का है, मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है हम कह सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्वेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ओके, क्वेरी, और यहाँ पे आप देखोगे ये हमें ये पर्टिकुलर क्वेरी यूआरएल दे रहा है,
और इसी का हम लोग यूज़ करेंगे अपने इस यूनिस्वैप को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और कॉन्स्ट क्वेरी यूआरएल यहाँ पे और डबल कोट्स और इसके अंदर ओके मैंने लगा कॉपी नहीं किया था, कॉपी यूआरएल और यहाँ पे मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे यूआरएल तो हमने पेस्ट कर दिया, बट अब हमें यहाँ पे एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एज आई सेड कि ये जो चीज़ है ये इसमें पैसे लगते हैं, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द ग्राफ आपको एक पूरा एक स्ट्रक्चर तरीका प्रोवाइड कर रहा है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए फास्टर वे में, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पैसे वैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए अभी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें कुछ थाउजेंड्स एक तरह से आप कह सकते हो क्वेरीज को ये एक्सेस करने की हमें फ्री में एक्सेस देता है कि आप फ्रीली 1000 क्वेरीज कर सकते हो, बट उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर मैं वापस से चलूँ और यहाँ पे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे शायद यहाँ पे जाना है। ओके नहीं, आई थिंक मुझे याद आ गया कहाँ जाना है। क्वेरी में ही अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा मैनेज एपीआई की का, तो इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हो मेरे सामने इस समय ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एपीआई की। ओके मैंने किया क्रिएट एपीआई की और इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से यूनिस्वैप डेमो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके अगर मुझे यहाँ पे अपनी क्वेरीज चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लेना पड़ेगा, तभी मुझे 1000 फ्री क्वेरीज मिलेंगी। तो मैं जल्दी से इसे एड्रेस डाल देता हूँ और फिर क्लेम करता हूँ क्वेरीज। ओके तो मैंने ईमेल एड्रेस डाल के अपनी फ्री क्वेरीज को क्लेम कर लिया है और मैं यहाँ से कॉपी करूँगा अपनी इस एपीआई की को और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी एपीआई की। और दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है क्वेरी की, मतलब जिस क्वेरी के थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वापस आएंगे और लेट्स गो बैक। ओके ये था ना, और इसमें प्लेग्राउंड्स पे चलते हैं और इसमें से एक क्वेरी कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली क्वेरी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ रिवॉर्ड टोकन्स को और सिर्फ इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ध्यान से इसे कॉपी करिएगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगी, टोकन्स की इंफॉर्मेशन देगी, आईडी, नेम, सिंबल, डेसिमल्स हमारे फ्रंट एंड पे। अब हमें यहाँ पे एक क्लाइंट क्रिएट करना होगा ताकि हम एक्सेस कर सकें अपने यूनिस्वैप को, और इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट क्लाइंट फ्रॉम URQL। ओके तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था। और अब मैं यहाँ पे क्लाइंट को क्रिएट करूँगा, तो ये हमारी हेल्प करेगा। क्रिएट क्लाइंट URL और इसके अंदर मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है क्वेरी URL यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ओके सो दिस इज़ डन। अब मुझे यहाँ पे सिंपली एक यूज़ इफेक्ट क्रिएट करना है, यूज़ इफेक्ट, इसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। सो इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं, एक एसिंक फंक्शन बाय द नेम ऑफ कॉन्स्ट लेट्स से गेट टोकन्स, और ये एसिंक होगा। एंड नाउ वी विल हैव कॉन्स्ट डेटा, एंड यहाँ से मैं करूँगा अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी टू प्रॉमिस। ओके सो बेसिकली ये डेटा का क्या चक्कर है, अगर मैं वापस से चलता हूँ प्लेग्राउंड पे, तो आप देखोगे कि जब भी मैं इसको रन करता हूँ राइट, तो जो हमें डेटा मिलता है, जो डेटा का फॉर्मेट है वो इस डेटा के अंदर है। तो मैं सिंपली उसी डेटा फील्ड को एक्सेस करके इसके सारी इन्फॉर्मेशन अंदर वाली निकालूंगा। इसीलिए वहाँ पे आप देखोगे कि मैंने डेटा यहाँ पे एक तरह से डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके डेटा को यहाँ पे हैंडल किया है। और इसके बाद सेट कर देंगे। ओके हम लोगों ने अभी तक यूज स्टेट नहीं बनाया राइट, सो एक यूज स्टेट कॉन्स्ट टोकन्स और सेट टोकन्स यूज स्टेट, और ये एक होगी हमारी एरे, एम्प्टी एरे, इनिशियली एम्प्टी होगी। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे डेटा डॉट टोकन्स, क्योंकि डेटा के अंदर ही टोकन्स थे अगर आपने देखा हो, तो डेटा है और डेटा के अंदर हमारे टोकन्स हैं राइट। इस ऑब्जेक्ट के जो की है वो है टोकन्स। सो टोकन्स को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसको एक बार मैं आपको कंसोल भी करा के दिखाऊंगा, कंसोल डेटा, ठीक है, ताकि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। और इसे हम कर लेंगे गेट टोकन्स, ताकि इसे हम कॉल कर सकें। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे npm run dev, npm स्टार्ट मत कर दीजिएगा अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉलो लिंक। ओके अभी के लिए मैं करता हूँ Ctrl+Shift+J, और आप देखोगे
कि यहाँ पे हमारे जो टोकन्स हैं वो आ गए हैं, राइट? देख सकते हो आप, आईडी ऑफ द टोकन्स, नेम क्या है, सिंबल क्या है, डेसिमल क्या है, और ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सारा डेटा आ रहा है हमारे सब ग्राफ से, जो कि यूनिस्वैप का सब ग्राफ है। और इसको हम लोगों ने सिंपली क्या कर लिया, यहाँ पे सेट कर लिया। अगर हम इसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो लेट्स से टोकन इंफॉर्मेशन, ओके, समथिंग लाइक दिस, टोकन्स इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हम लोग सिंपली मैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लें कि टोकन्स जो हैं, मतलब कि जो हम सेट कर रहे हैं, राइट, वो नल तो नहीं है, अदरवाइज मैपिंग हमें एरर दे देगी। सो इट शुड नॉट बी नल। और टोकन्स की जो लेंथ है वो भी कम से कम ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं होगा उसको डिस्प्ले कराने का। और फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे मैप का यूज़ करके अपने टोकन्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोकन लूँगा, ओके, और यहाँ पे जो भी टोकन की हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डिव बना लेता हूँ और इससे रिटर्न करा लेंगे। एक मिनट, इसको मैं पहले करता हूँ डिव रिटर्न एंड लेट्स हैव दिस इन द स्मॉल ब्रैकेट्स। और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो यहाँ पे मैं शो करा लूँगा। जैसे कि डिव, मुझे लेट्स से अगर जाननी है टोकन की आईडी, सिर्फ देखो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या क्या डिस्प्ले कराना है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन करानी है तो डेफिनेटली जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करा सकते हो। बट लेट्स से अगर मुझे सिर्फ टोकन की आईडी जाननी है और लेट्स से टोकन का नेम जानना है अभी के लिए फ़िलहाल, सो मैं यहाँ पे नेम, ओके, क्या हो गया ये, यहाँ पे नेम कर दूँगा और इसे मैं, आई होप सब सही है तो सेव कर लेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रंट एंड पे मैंने इस डेटा को डिस्प्ले कर लिया है जहाँ पे टोकन आईडी है। डेफिनेटली अब यहाँ पे फ्रंट एंड को आप ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, नो डाउट इन दैट। बट मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो यही था कि सब ग्राफ से किस तरह से आपने डेटा को तुरंत से फेच किया और अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप उसको इस तरह से ही फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग सब ग्राफ। अब नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अब अभी ही पढ़ाऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग खुद का कैसे सब ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर अगर कल को हमें अपना सब ग्राफ क्रिएट करना है, राइट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। तो अब चलिए क्रिएट करते हैं अपने खुद के सब ग्राफ को। तो ये काफ़ी मज़ेदार होगा क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि खुद से कैसे हम लोग अपना सब ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और एज अ डेवलपर उसे फिर हम लोग पब्लिश कर सकते हैं ऑन आवर द ग्राफ प्रोटोकॉल। और अगर कल को किसी को इसे यूज़ करना है तो वो इसे यूज़ भी कर सकता है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो यार हमें वीएस कोड में डेफिनेटली एक फ़ोल्डर बना लेना चाहिए ताकि सारी फाइल्स इसी में रहें। और फिर हम लोग जाएंगे अपने ब्रेव ब्राउज़र पे, अगेन मतलब ब्रेव कोई भी ब्राउज़र पे जहाँ पे आपने ये ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे अब आपको जाना पड़ेगा सब ग्राफ स्टूडियो में, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट सब ग्राफ। आप देखोगे मैंने कुछ सब ग्राफ बनाए थे, अब आपको मैं बना के दिखाता भी हूँ। तो मैंने किया क्रिएट सब ग्राफ और यहाँ पे मैं सब ग्राफ का नाम दे देता हूँ। तो लेट्स से दिस इज़ फॉर माय पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग पॉलीगन पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब आप देखो एक चीज़ ये भी मैं बताता हूँ, मतलब एग्जिस्टिंग यूनिस्वैप कॉन्ट्रैक्ट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपना सब ग्राफ बनाने के लिए। चलिए अभी मैं उस पर बात करूँगा। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और फिर खुद से ही अपना एक सब ग्राफ बनाएं उसी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन सेलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ पे टेस्टनेट में सेलेक्ट करूँगा, ओके। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो बट लेट्स गो फॉर मुंबई। सो दिस इज़ योर मुंबई टेस्टनेट ऑफ पॉलीगन। सो आई विल क्रिएट सब ग्राफ। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे सब ग्राफ का ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है सो इट कैन बी दिस इज़ माय डेमो पॉलीगन मुंबई सब ग्राफ, ओके। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें अभी पब्लिक नहीं होंगी अनटिल अनलेस आप करो नहीं, उसके पैसे लगेंगे तो अभी के लिए आप परेशान मत हो। और इसके बाद ओके दिस चीज़ को अभी हम लोग एम्प्टी रख सकते हैं और यहाँ पे फिर आप आओगे और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ के CLI को इंस्टॉल करना होगा ताकि हम लोग ग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर सकें। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, आप npm यूज़ कर सकते हो, चाहे yarn यूज़ कर सकते हो, अप टू यू। मैं npm यूज़ कर रहा हूँ। मैं बैक चाहता हूँ और यहीं पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वैसे मेरे में पहले ही से इंस्टॉल है और ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से इसको इंस्टॉल कर लिया है। और लेट मी गो बैक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इनिशलाइज योर सब ग्राफ। आपको इसको कॉपी करना होगा ताकि आपका ये जो पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट का सब ग्राफ है वो क्रिएट हो सके।
सो लेट्स गो बैक। ओके, अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो कि आपके में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं बाय डूइंग ग्राफ डैश डैश वर्जन। सो जैसे अगर आप ये डालोगे, आपके सामने अगर आ रहा है ये इस तरह का कुछ, तो मतलब आपका ग्राफ CLI इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू फर्दर। सो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ग्राफ इनिट और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। अब आप जैसे ये चीज़ करोगे तो आपके पास कई सारी ये मतलब ऑप्शंस देगा आपको क्रिएट करने के। तो वो पहले ये पूछ रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए करना चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया अंड-बंड और पब्लिश कर दिया, तो ये सीधी-सी बात है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो पहले ही से ही पूछ ले रहा है द ग्राफ कि भैया आप कौन से प्रोटोकॉल के लिए करना चाहते हो? इथेरियम के लिए करना चाहते हो या फिर सबस्ट्रीम, स्नीयर या किसके लिए करना चाहते हो? तो हम इथेरियम के लिए करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे ओके मैंने आई थिंक या इथेरियम मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं एंटर करूँगा। अब इसके बाद पूछ रहा है कि इसका स्लग क्या होगा, तो पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट ही रहने देते हैं। और फिर इसके बाद है डायरेक्टरी टू द करंट सबग्राफ, तो इसको भी करंट डायरेक्टरी रहने देते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि हमसे कई सारे ऑप्शंस दे रहा है, मेन नेट सेलेक्ट करना है, रिंकी बी, गुरेली। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मुंबई को। सो आई विल सेलेक्ट मुंबई, राइट, मैं एंटर करूँगा। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप ये सब ग्राफ बनाना चाहते हो। तो मैं यही चीज़ कह रहा था, आप ये भी कर सकते हो, लेट मी गो बैक, कि आप यहाँ पे आओ ईथर स्कैन पे और यहाँ पे यूनिस्वैप को चूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली अभी नहीं कर पाओगे बिकॉज अभी हम लोगों ने पॉलीगन चूज़ किया हुआ है, पॉलीगन मुंबई, और ये जो यूनिस्वैप है ये मेन नेट पे है, तो डेफिनेटली आप अभी तो नहीं चूज़ कर पाओगे। बट आप इनिशियली अगर इथेरियम चूज़ करते फिर मेन नेट चूज़ करते, तो आप यहाँ पे सिंपली यूनिस्वैप के कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को यहाँ से कॉपी करते और जहाँ पे अभी आपको ये बोल रहा है राइट इंसर्ट करने को, वहाँ पे पेस्ट कर देते, तो आप यूनिस्वैप का भी सब ग्राफ बना सकते थे। बट हम लोग अपने इस कॉन्ट्रैक्ट का सब ग्राफ बनाएंगे ताकि कोई भी फंडामेंटल जो है वो मिस ना हो जाए, बिकॉज यूनिस्वैप एक बहुत बड़ी सी चीज़ हो जाएगी और उसमें बहुत सारे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे खुद से एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जहाँ पे आप देख सकते हो हम एक फंक्शन ट्रांसफर बनाया है, एक ट्रांसफर इवेंट बनाया है, जो कि इवेंट मतलब इवेंट एमिट करेगा कि भाई किसने ये ट्रांसफ़र किया है, किसको ये किया है और कितने का किया है। ठीक उसी तरह से हमने एक फंक्शन चेंज नेम बनाया है। अगेन दिस इज़ नथिंग टू, मतलब ऐसा कोई लॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, तो ये मत समझना कि इसका क्या लेना देना है। बस एक ऐसे ही बनाया है ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूँ कि कैसे सब ग्राफ क्रिएट होता है। इसमें आप देखोगे मैंने अगेन एक इवेंट एमिट कराया है, जो भी चेंज नेम हुआ है उसको मैंने एमिट करा दिया है। फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन बेसिकली बनाया है जिसका नाम चेंज आईडी है, और इसमें मैंने कोई भी इवेंट को एमिट नहीं कराया है। अब समझते हैं कि कैसे ये चीज़ पूरी वर्क करेगी, कैसे हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सब ग्राफ बना पाएंगे। तो मैं करूँगा इसे डिप्लॉय, और डिप्लॉय करने के लिए मैं यहाँ पे इसको मैंने पहले से ही मेटामास्क से कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो, और मेटामास्क में पॉलीगन मुंबई है। मैं इसे कंफर्म करूँगा, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो ये हमारा हो गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय। अब मैं वापस जाता हूँ। ओके, नॉट दिस वन राइट। तो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को पेस्ट किया, मैं एंटर करूँगा और आप देखोगे ओके। तो हुआ क्या कि ये ईथर स्कैन पे आप देख सकते हो इसने एपीआई को सर्च करने की कोशिश की, और क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एपीआई स्टोर नहीं किया ईथर स्कैन पे, अगर आप यूनिस्वैप का करते तो वहाँ पे स्टोर होता, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिंपली बस डिप्लॉय कर दिया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ से एपीआई को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपाइल सेक्शन में एपीआई को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं एपीआई के लिए एक एपीआई डॉट जेसॉन बना लूँगा और इसी के अंदर मैं अपने एपीआई को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे एपीआई की अपना करंट डायरेक्टरी बता दूँगा, तो करंट डायरेक्टरी में एपीआई डॉट डॉट जेसॉन, तो इसी के अंदर हमारा एपीआई है, तो मैं करूँगा इंटर। अब देखो ये पूछ रहा है कि यार स्टार्ट ब्लॉक कौन सा है। तो अगर मैं वापस से चलूँ अपने मेटामास्क में जाऊँ और इस कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है इसको देखूँ, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। अब सोचने वाली बात ये है कि यार अगर कल को मैं इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करूँगा, तो सीधी सी बात है वो सारे ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक के तो बाद ही आएंगे, इस ब्लॉक के पहले तो नहीं आ सकते ना, इस ब्लॉक के बाद ही आएंगे। तो जो हमारा स्टार्ट ब्लॉक होना चाहिए वो होना चाहिए ये पर्टिकुलर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्टार्ट ब्लॉक इससे पहले का कुछ देते हैं, जैसे कि अगर मैं 0 दे देता हूँ या 100 दे देता हूँ या 1000 दे देता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि हमें फालतू में 1000 से लेके यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा और फिर यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे, राइट, जो कि कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ डिप्लॉय हुआ है तो सीधी सी बात है उसके जो ऑपरेशंस होंगे वो इसके आगे वाले ही ब्लॉक्स में होंगे, इसके जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आगे वाले ब्लॉक में होंगे। तो इसीलिए मैं इसी को अपना स्टार्टिंग ब्लॉक बनाऊंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो सर्चिंग में, राइट। तो मैं इसी को अपना स्टार्टिंग वो बना दूंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप 0 भी ले सकते थे बट अगेन वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा।
कॉन्ट्रैक्ट का नाम लेट्स से है ट्रांसफ़र, ठीक है? आई थिंक सही है ये और मैंने किया इंटर। तो फिर पूछ रहा है कि ओके, फिर पूछ रहा है इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट इवेंट्स एज एंटिटीज़। यस, हम इसको एंटिटी की तरह ही जो हमारे इवेंट्स हैं उसकी हम एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी का एक तरह से आप कह सकते हो कि एक टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इवेंट का जो नेम हो गया वो आप समझ सकते हो एक टेबल है, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप समझ सकते हो रोज एंड कॉलम्स है। मैं करूँगा इंटर। अब यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आप देखोगे जनरेट सब ग्राफ, तो जनरेट यहाँ पे हमारा सब ग्राफ जनरेट हो रहा है, और वो इसी डायरेक्टरी में, ये जो पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टरी हमने बनाई थी उसी के अंदर आप देखोगे कई सारी फाइल्स, कई सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। अब जैसे ही ये पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है तब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और हम चाहें तो और भी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अभी के लिए कर देंगे नो, हमें और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं यहाँ पे देना है। तो जैसे ही मैं नो करूँगा अब आप देखोगे कि ये चीज़ हमारी हो गई है कंप्लीट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारा टेस्ट फ़ोल्डर हो गया, ये हमारा सोर्स फ़ोल्डर है, इसमें आपको दिखाता हूँ transfer.ts। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तरह से टीएस मतलब एक तरह से टाइपस्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का कोड हमारे हर एक इवेंट के लिए बना हुआ है। तो हैंडल चेंज नेम इवेंट, आपको याद हो तो मैंने चेंज नेम इवेंट एक बनाया था, राइट? ट्रांसफ़र इवेंट बनाया था, और आप देखोगे इन्हीं दोनों इवेंट्स के लिए यहाँ पे ये टीएस फाइल क्रिएट हुई है। ठीक उसी तरह से अगर मैं जनरेटेड में जाता हूँ और स्कीमा पे जाता हूँ, ओके, यहाँ पे चेंज इन, ओके, आई थिंक ये कुछ इशू अभी कर रहा है, बट डोंट वरी, अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, मैं एक चीज़ एक्चुअली मैं कहाँ गई यार वो, ओके ये रही सब ग्राफ डॉट ई एम एल क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो भी इवेंट्स थे, राइट, इवेंट हैंडलर्स, उन दोनों के बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। ठीक उसी तरह से अगर आप जाओगे स्कीमा डॉट ग्राफ क्यूएल में, तो आप देखोगे यहाँ पे अगेन हमने जो इवेंट्स बनाए थे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी इवेंट्स डेटा एमिट करने वाले हैं, हम उन्हीं डेटा को ग्राफ की मतलब द ग्राफ प्रोटोकॉल के थ्रू उन्हीं डेटा को हम शो करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि इवेंट्स का काम क्या होता है, तो आप देख सकते हो इवेंट्स का काम क्या है। इवेंट्स के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे जैसे कि अगर इसको ही आप देखो स्कीमा डॉट ग्राफ क्यूएल को, तो ये हमारा चेंज नेम इवेंट है, और इस स्कीमा में आप देखोगे इन्होंने आईडी मेंशन की हुई है, नेम मेंशन किया हुआ है, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन हैश। आप चाहो तो जो चीज़ें यहाँ से उड़ाना चाहो आप उड़ा सकते हो, रखना चाहो रख सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। ये एक स्कीमा है जो कि हमारे इवेंट्स के लिए बना हुआ है। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इस पे जाता हूँ वापस से, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एक दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये मेरा ये है, राइट, ये मेरा एक सब ग्राफ है, मतलब मेरा नहीं सब ग्राफ है। तो जैसे ये प्लेग्राउंड पे जाते हैं तो आप देखते हो ना, ये जो चीज़ है ये ही आपका एक तरह से स्कीमा है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक उसी तरह की सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये इस स्कीमा में है। ओके, सो दिस इज गुड। और देखो जिस फंक्शन के लिए मैंने नहीं बनाया था इवेंट, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। मैंने यहाँ पे एक आईडी फंक्शन भी बनाया था, अगर आपको याद हो, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चेंज आईडी फंक्शन बनाया था, बट क्योंकि इसमें कोई इवेंट नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई भी हम यहाँ पे सब ग्राफ में चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हो आप, मज़ेदार है, राइट? इसीलिए इवेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप इवेंट्स में जो भी डेटा रखोगे वो एमिट होगा और वही यहाँ पे हमें शो करेगा। सो अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें वापस से चलना पड़ेगा सब ग्राफ स्टूडियो पे, और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे ऑथ एंड डिप्लॉय, सो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट करूँगा अपनी की से कि हाँ ये मेरा ही है। और दूसरी चीज़ फिर मैं यहाँ पे सीडी करूँगा पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ये मेरे फोल्डर का नाम है पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट। और फिर यहाँ पे मैं करूँगा ग्राफ कोड जनरेशन, सो लेट मी डू दिस, एंड देन फाइनली आई विल डू अ ग्राफ बिल्ड, और फिर मैं इस ग्राफ को डिप्लॉय कर दूँगा। एक बार अगर ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली तो मतलब कि हमारा सारा काम सही है, कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर भी क्रिएट हो गया है, तो सब कुछ, और ये हमारा जनरेटेड भी हो गया है, सब कुछ मतलब हमारे पास इस समय सही तरीके से आ चुका है। तो नाउ इट्स टाइम टू डिप्लॉय दिस। अभी क्योंकि मैंने इसको डिप्लॉय नहीं किया है तो आप देखोगे अभी इसका स्टेटस अनडिप्लॉयड बता रहा है, ठीक, अभी ये भी अनडिप्लॉयड पर ही है। अब मैं इसको करूँगा डिप्लॉय, और मैंने यहाँ पे किया इसको डिप्लॉय
और इस पे वर्क भी करेंगे, डोंट वरी। हाँ, अब इसका कोई वर्जन आप देना चाहो कि यार ये जो सब ग्राफ आप बना रहे हो इसका वर्जन क्या है, मैं लेट्स इसको दे देता हूँ 0.1 का वर्जन, कुछ भी आप वर्जन दे सकते हो, अभी आपके हिसाब से है। और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो सब ग्राफ है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है, IPFS पे अपलोड हो रहा है आई थिंक, एंड देन वी हैव आवर सब ग्राफ टोटली रेडी। और ये है उसका एंड पॉइंट। तो जिस तरह से अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जो इससे पहले किया था, जहाँ पे हम लोगों ने यूनिस्वैप को एक्सेस किया था इस एंड पॉइंट के थ्रू, ये हमारे सब ग्राफ का एंड पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट किया है। ये हमारे सब ग्राफ का एंड पॉइंट है। तो अगर किसी को हमारा सब ग्राफ एक्सेस करना है तो उसको आपको ये एंड पॉइंट प्रोवाइड कराना होगा। दिस इज गुड। सो अभी काम एक और चीज़ दिखाता हूँ, मज़ेदार चीज़ है। तो आप देखोगे अब हमारा ये जो सब ग्राफ है ये पूरी तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे ये सिंकिंग पूरी है, 100% है। दिस इज़ गुड। अब अगर मुझे इसके साथ कुछ खिलवाड़ करना है, वर्जन 0.1 है राइट, मैं प्लेग्राउंड पे जाऊंगा और आप देखोगे जैसे ही मैं प्लेग्राउंड पे गया, ये हमारा ही खुद का है पॉलीगन कॉन्ट्रैक्ट। आप देखोगे इसने मुझे मेरे जो इवेंट्स थे, चेंज नेम इवेंट और ट्रांसफर इवेंट, जो मैंने आपको अभी VS कोड में भी दिखाया है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये हमें नल देने वाला है क्योंकि इसमें अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी इवेंट हमने जनरेट किया नहीं है। तो अगर हमें कोई इवेंट जनरेट करना है सो हमें सिंपली अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाना होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को कॉपी करता हूँ, लेट्स से दिस, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और वापस से चलते हैं। ओके, और मैं इन भाई साहब को कुछ मैटिक्स ट्रांसफ़र करता हूँ। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 वही। ओके, और मैं करूँगा ट्रांजैक्ट। अब हम एक ट्रांजैक्शन, ओके कुछ इशू हो गया, व्हाट इज़ द इशू, क्या कह रहा है भाई, लग रहा है कुछ गड़बड़ किया मैंने। ओके, लेट मी सेलेक्ट सम अदर एड्रेस, लेट्स से, पता नहीं क्यों नहीं हुआ वो। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि अकाउंट 4 जो है इसके एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ वाला, लेट्स सी। और जो हमारा अकाउंट है, ओके ये ठीक है, मैं इस अकाउंट से इसको भेजता हूँ, लेट्स सी अब हो जाए शायद। पेबल मैंने सही बनाया था ना, ट्रांसफर फंक्शन, हाँ पे पब्लिक पेबल है। ओके, सो मैं करता हूँ फिर से ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट हैज़ नॉट बीन ऑथराइज्ड क्यों बता रहा है भाई ये। अच्छा, चेंज नेम करते हैं एक बार। हाँ पहले लेट्स से मैं नेम कर देता हूँ यहाँ पे कुछ और, फॉर एग्जांपल फिशी फिश। ओके, सो इसको देखते हैं ये रन कर रहा है कि नहीं। आई थिंक कुछ इशू है, लेट मी डू वन थिंग, let me refresh this. I think this is some issue with remix ID. Okay, let me copy the contract address. Let me refresh this. I'm not sure कि ये remix ID का ही issue है, बट मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, कोई यहाँ पे रिक्वायर स्टेटमेंट तो लगाया नहीं कि इस तरह का इशू होना चाहिए। ओके, तो मैं इस अपने कॉन्ट्रैक्ट को लोड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इंजेक्टेड मेटामास्क को। ओके, तो मैं आई थिंक इससे पहले ये 0 दिखा रहा था राइट यहाँ पे, अब ये शायद सही से हो जाएगा। लेट मी चेक। एट एड्रेस को मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था पॉलीगन पे डिप्लॉय किया था, उसी को मैंने यहाँ पे वो किया है, ठीक है, फेच किया है वापस से। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो लेट्स नाउ डू दिस। ओके, सो लेट मी सेलेक्ट सम अदर रैंडम अकाउंट लाइक दिस, कॉपी, लेट मी गो बैक, सी अगेन ये 0 ईथर पे चला गया। लॉक, लेट मी फिर से, ओके ठीक है, अब करते हैं। और मैंने किया यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट और मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया लेट्स से 1000 वही, और मैं करूँगा ट्रांजैक्ट। राइट, मैं सही सोचा था, रिमिक्स आईडी का कुछ इशू था। अब हमने एक ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब आप देखना एक चीज़, मज़ेदार चीज़, अब ये ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बट आप देखना अब ये जो प्रोग्रेस है ना ये कम हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आई थिंक सक्सेसफुल हो गया है, लेट्स चेक। ओके, मूव ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर। ओके, तो हमारा ट्रांजैक्शन 13 सेकेंड पहले हुआ है, ब्लॉक नंबर ये है, बैक लेते हैं और आप अभी देखोगे ये 100% प्रोग्रेस दिखा रहा है, थोड़ा टाइम देखो इसको लगेगा। ओके, और आप देखोगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100% है नहीं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। करंट ब्लॉक नंबर पे ये है 63
अभी इसको फाइनल ब्लॉक 60 ओके नहीं, अब देखो करंट ब्लॉक चेंज हो गया, पहले 68, अब इसको फाइनली 69 पे पहुंचना है। और अगर हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के उसको देखें ब्लॉक नंबर को, तो ये 656 था, राइट। सो एक बार पीछे चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो इस समय ये कौन से ब्लॉक पे है, ये 674 पे है, मतलब कि 656 को इसने क्रॉस कर लिया है। तो अब देखोगे ये किसी भी ब्लॉक के बिहाइंड नहीं है, तो ये एकदम सिंक करते हुए चल रहा है। तो अगर अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने सिंक प्रॉपरली कर लिया था। ये इसकी आईडी रही, ये इसका फ्रॉम एड्रेस रहा, आपने देखा था मैंने इसी एड्रेस से किया भी था। ये इसका टू का एड्रेस रहा, ये अमाउंट रहा। दिस इज ग्रेट, इजंट इट? दिस इज ग्रेट। लेट्स से मुझे यहाँ ट्रांसफर इवेंट में चाहिए ब्लॉक नंबर भी, मुझे ये भी जानना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं ट्रांसफर इवेंट में लेट मी सी, यहाँ पे ब्लॉक नंबर कहाँ है, ये रहा। ब्लॉक नंबर ऐड करूंगा और एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा। और यही ग्राफक्यूएल की पावर है कि आप ग्राफक्यूएल से जो डेटा चाहे उस डेटा को मंगा सकते हो, जिस डेटा को चाहे उस डेटा को नकार सकते हो। तो आप देखो कि जैसे ही मैंने ब्लॉक नंबर डाला तो इसने मुझे बता दिया कि 656 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था, उसी ब्लॉक पे इसने उसी ब्लॉक को इसने एक्सेस किया है और उसकी इंफॉर्मेशन ली है। तो ये जो इवेंट हुआ ये उसी की इंफॉर्मेशन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इवेंट की इंफॉर्मेशन है, इवेंट जो एमिट हो रहा है बार बार, राइट। इसीलिए इवेंट की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप देखोगे ना, ये इवेंट जो बार बार एमिट हो रहा है उसी से हमें सारा डेटा मिल रहा है। ध्यान देना ये चीज़। ओके ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड। और अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो, भाई सीधी सी बात, आप चाह रहे हो यार इसे पब्लिश किया जाए, तो आपको यहाँ पे पब्लिश करना होगा। बट आई थिंक क्योंकि ये टेस्टनेट पे हमने किया है, तो इसने हमें पब्लिश का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अगर आप यही चीज़ यूनिस्वैप के साथ करते तो ये देता आपको ऑप्शन। तो ये एक असाइनमेंट है आपको यूनिस्वैप के साथ भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने से बनाया था। मैं चाहता हूँ कि आप यूनिस्वैप के जो ऑलरेडी डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए सब ग्राफ क्रिएट करो और मुझे लिंक्डइन पे टैग करो कि @क्षितिज वेब3 पे कि मैंने ये असाइनमेंट कर लिया। ठीक है, सो दिस विल बी कूल, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है कि क्या करना है यार, सिंपली लाइक बटन पे जाके ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है, अच्छे से क्लिक कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस से ब्लॉकचेन के कोर्सेज लाता हूँ, कभी कभी नहीं, रेगुलर बेसिस पे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।